नमस्ते, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और लगातार इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, खुद को सुरक्षित रखें, अपने अपनों को सुरक्षित रखें। बात कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस पर, देश पर मंडराते खतरे की। ये न सिर्फ बड़े लोगों को बल्कि अब बच्चों को भी अपना शिकार बनाने लगा है। बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला गुजरात के अहमदाबाद शहर से आया। अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं और हमारे विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जो इस हेल्प डेस्क के शुरुआत श्री गणेश में उपस्थित इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि सेवा ही संगठन और मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान के तहत भाजपा किसान मोर्चा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क लगाने की जिम्मेदारी ले रहा है। मैं इसके लिए भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चहर जी, किसान मोर्चा के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी एवं किसान मोर्चा की पूरी टीम, जिन सब लोगों ने मिल करके इस काम को एक अमली जामा पहना करके एक रूप दिया है, उसके लिए उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। श्री राजकुमार चहर जी के नेतृत्व में गठित भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी नई पारी की शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोग एक टीम बनाकर किसान मोर्चा के काम को जन जन तक पहुंचाएंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कार्य किए हैं उसको भी किसानों तक पहुंचाएंगे और किसान उसका लाभ ले सकें, इस बात को भी वह पूरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। किसान मोर्चा ने नए कृषि कानूनों के विषय पर किसानों में जो जागरूक करने के लिए किसान जन जागरण अभियान, आत्मनिर्भर किसान अभियान चलाया था और किसानों को कृषि विधेयकों के लाभ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मुझे बताया गया है कि इस अभियान में के तहत देश भर में लगभग 8,581 स्थानों पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण का पूजन किया गया था। जिला स्तर तक किसान मोर्चा की ओर से देश भर में 550 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं भी की गई थी। समाज के प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया था। कृषि कानून के संबंध में शोध एवं आलेख प्रकाशित किए गए थे। कृषि कानूनों के सरल भाषा में समझाने के लिए पैम्फलेट, पोस्टर बांट करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संबोधित करते हुए कृषि कानून के समर्थन में पोस्ट कार्ड प्रेषित भी किए गए। मैंने इसके लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद उस समय भी दिया था और आज भी मैं उनको बधाई और साधुवाद देता हूं। मैं आज सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 मई 2021 को 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस योजना की 8वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि उन्होंने
किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान के दर्द को पहचान कर उसको सम्मान देते हुए उसको मुख्य धारा में शामिल करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के किसानों के खाते में 1.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि पहुंच चुकी है। इस योजना से अब तक देश के लगभग 10 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इनमें से केवल कोरोना काल में ही 4 किस्तों में से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उन्हें पहुंचाए गए हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय यह भी है कि पहली बार बंगाल के लाखों किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इतने समय तक बंगाल ने अपने आप को इससे वंचित रखा, किसानों को उनका हक नहीं मिल पाया। इस विषय को हम लोगों ने बंगाल की धरती में बहुत जोरदार तरीके से रखा। आज हमें खुशी है कि बंगाल भी किसान सम्मान निधि में शामिल हो गया। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन किसानों की चिंता वहां हुई और प्रधानमंत्री जी का यह किसान सम्मान निधि वहां आज किसानों को मिल सका है। यह हम सबके लिए बहुत ही संतोष का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बुधवार को 19 मई को ही, जैसा भूपेंद्र जी यादव जी बता रहे थे, राजकुमार चहर जी बता रहे थे कि 19 मई को ही खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डीएपी खाद का सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई है। किसानों को डीएपी पर 500 रुपए प्रति बोरी से बढ़कर अब 1,200 यानी 1,200 रुपए प्रति बोरी की सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों को डीएपी का एक बैग 2400। बीजेपी का अभियान शुरू हुआ है। सेवा ही संगठन अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा ने की है। किसान जन जागरण अभियान भी जारी किया गया है। तो ऐसे वक्त पर जब देश कई जंग लड़ रहा है, तो ऐसे में इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से किसानों की मदद होगी। करीब 9 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाएंगे। 20,000 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी। बंगाल के किसानों को भी ये मदद पहुंचेगी। तो ये तमाम ऐलान आज इस मंच से जेपी नड्डा ने की। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा है। उधर कोरोना के साथ ब्लैक फंगस पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। यह न सिर्फ बड़े लोगों को बल्कि अब बच्चों को भी अपना शिकार बनाने लगा है। बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। यहाँ एक 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया। ये बच्चा पहले कोरोना से पीड़ित था, लेकिन कोरोना को हराने के बाद इस बच्चे को ब्लैक फंगस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाद में जान बचाने के लिए बच्चे का फौरन ऑपरेशन भी किया गया। तो अहमदाबाद में ये पहला केस आया, जिसने अब चिंता भी बढ़ा दी है। हालांकि ब्लैक फंगस को पहले ही वहां पर महामारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ बड़ों में ये केसेस सामने आ रहे थे। अपने आप में ये पहला मामला अहमदाबाद में है जहां बच्चे में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी तो डॉक्टर को ऑपरेशन भी करना पड़ा है। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। तो पहला केस जब अहमदाबाद से सामने आया है, तो ऐसे में कई एहतियाती कदम जो हैं वो राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। 13 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, जिसमें वो सारे लक्षण जो ब्लैक फंगस में दिख रहे होते हैं वो दिखा, और डॉक्टर मान रहे हैं कि ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में या तो दवा देने से या किसी और माध्यम से ज्यादा हुई, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस उस बच्चे को हुआ। फिलहाल एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, अलग से बेड बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों तक, अगर बच्चे ब्लैक फंगस के शिकार बनते हैं तो उन तक मदद पहुंच पाए और इलाज उनका सही ढंग से सही समय पर हो पाए। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, ये अपने आप में बड़ा मामला है, जहां एक पहला बच्चा सामने आया अहमदाबाद में ब्लैक फंगस के शिकार का। किस तरीके के कदम अब राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए अर्पिता, राज्य सरकार ने इसको महामारी तो घोषित कर ही दिया है, और जहां तक बच्चे का सवाल है, बच्चे का 1 महीने पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, और इन दिनों अर्पिता आप जैसे जानते हैं कि
पूरे के पूरे परिवार संक्रमित होते हैं कोरोना में। तो इस मामले में भी बच्चा संक्रमित हुआ था, उसकी मदर संक्रमित हुई थी, जिसमें उसकी मदर का निधन भी हो गया। बच्चा पॉजिटिव में से नेगेटिव भी हो चुका था पिछले महीने ही, पर पिछले हफ्ते बच्चे में म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स देखे गए थे। उसको दांतों में दर्द हो रहा था, स्वेलिंग थी चेहरे पर, और उसके बाद डॉक्टर को जब दिखाया तो पता चला कि म्यूकोरमाइकोसिस है। दरअसल जब मैंने इसकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से बात की तो बताया गया कि बच्चे को रेमडेसिविर इंजेक्शन भी दिए गए थे और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो वही एक जहाँ जो हम पहले बात कर रहे थे कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है या फिर स्टेरॉइड जब दी जाती है, तो इसी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस के मामले, तो इस मामले में भी बिल्कुल यही हुआ कि बच्चे को जब रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए और बाकी चीजें हुई, उसके बाद ही म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स में पाए गए थे। जनक, आप नजर बनाए रखिए। वही कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। ब्लैक फंगस के बढ़ते कहर के देखते हुए केंद्र ने राज्यों से इसे महामारी घोषित करने को कहा है, जिसके बाद कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में ब्लैक फंगस के अब तक 5500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 126 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत भी हुई है। ब्लैक फंगस के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं हमारा सरकार इसको? ये कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है। और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। राज्य केंद्र सरकार को भी आप लोगों ने कहा है कि इस मामले को लेकर सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर मौत की जवाबदारी जो है सब सरकारों की होती है। ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है एमपी एम्पोथेरेसिन, उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है। देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स ने भी ब्लैक फंगस को बड़ा खतरा बताया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने लोगों को ब्लैक फंगस की पहचान और इससे बचाव की जानकारी दी। It is found in soil, it is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है। दूसरा, क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी और मौत के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया। एपिडेमिक डिसीज एक्ट में इसके आते ही राज्यों को इसका पूरा ब्यौरा तो रखना ही होगा, साथ ही हर मरीज के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी देनी होगी। इससे इस महामारी से निपटने में आसानी होगी। अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई देश की चिंता। ब्लैक फंगस की चपेट में 5500 मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट।
ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश। कई राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। गांव, कस्बा, शहर हो या महानगर, देश के कई हिस्सों पर अब टूटा है ब्लैक फंगस का कहर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के नाम से कुख्यात है म्यूकरमाइकोसिस, जो काल बनकर फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे इस मर्ज की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीते कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा करीब 5,500 तक पहुंच गया, जबकि इस बीमारी ने 126 लोगों की जान ले ली है। हर दिन ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर इसे महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से ब्लैक फंगस के मरीजों की निगरानी, पहचान, इलाज और देखभाल पर नजर बनी रहेगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही ICMR की गाइडलाइन का पालन कराया जा सकेगा। हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें एक तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको फॉलो किया जाए। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार की चिंता वाजिब है। कोरोना से जूझते देश में दूसरी महामारी की धमक की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र की चेतावनी को गंभीरता से लिया है और अब तक हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम करने की हिदायत तो दी ही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के भी संकेत दिए हैं। सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं। सरकारी में हमने GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर सकते हैं। दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर इस तरह की सतर्कता की वजह आंकड़ों में छुपी है। सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं गुजरात में 900, राजस्थान में 800, मध्य प्रदेश में 281, हरियाणा में 268, दिल्ली में 200, यूपी में 133 और उत्तराखंड में 25 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। यूपी के प्रयागराज में तो कुछ दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिले और इनमें से हर किसी को ऑपरेशन की जरूरत महसूस की गई। फिलहाल एक मरीज का ऑपरेशन किया गया जो सफल रहा। राजधानी लखनऊ का हाल तो और बुरा है, जहां बीते 24 घंटे में ही ब्लैक फंगस के 55 नए मरीज सामने आए। इस दौरान ब्लैक फंगस की वजह से यहां 6 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर में तो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए महंगी दवाई मुसीबत साबित हो रही है। शहर के एक अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने इलाज के लिए पैसे खत्म होने के बाद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जाहिर है ब्लैक फंगस के इलाज की महंगी दवा पीड़ितों पर दोहरी मुसीबत बनकर टूटी है। हर्ष गौतम मेरे पति एडमिट हैं 9 नंबर वार्ड पे। दरअसल जो हम लोग को दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। बोलते हैं यहाँ के लोग कि उनका पॉजिटिव होना चाहिए, जब तक वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। सिर्फ कुछ कागज़ों की वजह से हमारे पति को यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और उनकी एक आँख तो जा ही चुकी है, दूसरे का भी खतरा है। एक तो दवा महंगी और दूसरी इसकी कमी। ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो इसके साथ ही मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसका अंदाज सरकारों को भी है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर समेत कई शहर के अस्पतालों में अलग वार्ड और खास इंतजाम करने के दावे किए हैं। यही नहीं, राजस्थान सरकार इस बीमारी के इलाज की दवा का ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार कर रही है। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है MP एम्पोथेरेसिन, उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो
ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है। ब्लैक फंगस ने हरियाणा को भी बहुत तेजी से अपनी चपेट में लिया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से रोहतक में ही 41 हैं। इसी तरह सिरसा में ब्लैक फंगस के कई गंभीर मरीज मिले हैं, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने एहतियातन सभी मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले वार्ड को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व कर दिया है। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर साफ साफ नजर आने लगा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से अकेले नासिक में ही 166 मरीज हैं। बताया गया कि नासिक में अब तक ब्लैक फंगस के 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिल चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से ब्लैक फंगस पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि नासिक में अब तक ब्लैक फंगस की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। महाराष्ट्र के नासिक में ही ब्लैक फंगस के करीब 150 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की जो संख्या है वो 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिलहाल महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 800 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो पूरे राज्य में करीब 800 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। अकेले अगर नासिक की बात करें तो 168 मरीज नासिक में हैं। 8 लोगों की मौत नासिक में हुई है। ब्लैक फंगस की वजह से सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में ही पड़ा है, जहां पर पूरे राज्य में करीब 800 एक्टिव केस हैं। ब्लैक फंगस पर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की भवानी सिंह की खबर है कि राजस्थान में ब्लैक फंगस का मुफ्त में इलाज होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया है और इस योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए केंद्र से 50,000 इंजेक्शन मांगे हैं, जिनमें 1600 इंजेक्शन आज राजस्थान को मिलेंगे। लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों में स्वास्थ्य विभाग की चुनौती बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि पिछले 24 घंटे में लखनऊ में ब्लैक फंगस के 55 नए केस आए, जबकि पिछले एक दिन में ब्लैक फंगस के 6 मरीजों की मौत हुई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमेटी बनाने का आदेश दिया है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम गठित की गई, किस तरह ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारी है? ब्लैक फंगस के तो अब काफ़ी केसेस अब आ रहे हैं, हमारे लखनऊ में भी है काफ़ी और मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो उसके लिए जो कारगर दवाई जो तैयार किया जो उपलब्ध है मार्केट में, उसकी कमी होने के नाते केंद्र सरकार ने इस बार उसका भी कंपनियों से बातचीत करके और जितना भी उनका प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करके और राज्य को सीधा आवंटन करना शुरू कर दिया है। ये इसलिए किया गया कि उसमें कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने, जैसे हमने अभी टेंडर भी किया था 10,000 वाइल के लिए, परंतु उसमें कोई आया भी नहीं और कंपनी वालों ने स्पष्ट कह दिया कि ये केंद्र सरकार के द्वारा अब कंट्रोल है, तो हमको जितना आवंटन होगा उतना हम जितना ज़्यादा हो पाएगा हम उसको वितरित करेंगे। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 केस सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों को सेंटर बनवाए जाने का दावा किया और कहा कि जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के डॉक्टर के लिए इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बाकायदा बनाई गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी कमी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र से इंजेक्शन दिए जाने की मांग की है। तो अब दिल्ली में भी चिंता बढ़ रही है राज्य सरकार की, क्योंकि यहां पर भी केसेस सामने आए हैं। 200 से ज्यादा केस अभी तक सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों को सेंटर बनाए जाने का दावा किया है और ये भी कहा कि जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई जा रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिस इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी कमी है। इसको लेके कल काफी सारे निर्णय लिए गए थे। 3 अस्पतालों को अलग से सेंटर बनाया जा रहा है। जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल और एलएनजेपी, तीनों में मल्टी डिसिप्लिनरी डॉक्टर्स जो हैं उनकी टीम बनाई जा रही है। तो अगर किसी को भी है वहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। कोरोना के कहर से देश पर जैसी आफत टूटी है उससे अब कोई घर अछूता नहीं रहा। महामारी को मात देने में देश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इस जंग में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। ये दर्द हर परिवार की तरह प्रधानमंत्री मोदी भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री वाराणसी के डॉक्टरों से बात कर रहे थे तो कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों को याद करके वो भावुक हो गए। काशी के डॉक्टरों से बातचीत में भावुक हुए पीएम। कोरोना में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कोरोना को हराने का लिया संकल्प। पीएम का नया मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार। देश पर कोरोना की दूसरी लहर का जैसा कहर टूटा है, उससे देश मजबूती से लड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का मजबूती से नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तब भावुक हो गए जब वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से मुखातिब थे। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का जिक्र आया तो श्रद्धांजलि देते वक्त प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा गई, आवाज कांपने लगी और गला रुंध गया। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। देश के लाखों लोगों ने कोरोना की वजह से जो पीड़ा सही और जो कुछ गंवाया, उस दर्द का एहसास प्रधानमंत्री को भी है। कोरोना से जुड़े रोज रोज के आंकड़े इसे बताते जताते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 2,91,331 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 2,59,551 नए मरीज सामने आए, जबकि 4,209 मरीजों की जान चली गई। साफ है, कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर होती भले ही दिखाई पड़े, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कोरोना को लेकर जनता को सतर्क करते नजर आए और मरने वालों को याद कर उनके होंठ कांपने लगे। अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है।
मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कोरोना से जंग में काशी के लोगों ने जिस तरह हिस्सा लिया उसकी तारीफ की। स्वास्थ्य से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन पर काम करने वालों की उन्होंने सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया और ब्लैक फंगस को भी लेकर चेताया। वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ ही बच्चों को महामारी से बचाने को लेकर प्रधानमंत्री खासे चौकन्ने दिखे। हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना की चपेट में आने वालों को ज्यादा तकलीफ न हो और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने एक नया मंत्र भी दिया। हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। काशी ने बहुत सफलतापूर्वक उस पर ध्यान केंद्रित किया और उसका लाभ मिल रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर तबके से लगातार संवाद कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्रियों के साथ ही उन्होंने डॉक्टर, डीएम और दूसरे क्षेत्र से जुड़े लोगों से बात भी की। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री की इन कोशिशों का असर अब रंग ला रहा है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब से आए किसान धरना दे रहे हैं, तो वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से आए किसान धरने पर हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें धरने पर बैठे किसान बेहद कम नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पे एक तरह की टेंट सिटी जरूर बन गई है, लेकिन यहाँ पर किसान नदारद हैं। लंबे समय से किसानों की गैर मौजूदगी यहाँ पर है। अगर यहाँ के हालात की बात करें तो जिस तरह से पुलिस सूत्र और यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि तकरीबन जो है 50 से 100 के बीच में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे अलग अलग टेंट में। और यहाँ जो लोग मौजूद है वो मूल रूप से लंगर चलाने वाले हैं, जो कि यहाँ लंगर चलाते हैं और आसपास के लोग वहाँ आकर के खाना खाते हैं। किसान जो है नदारद। हालांकि किसानों ने 26 तारीख को काला दिवस मनाने के लिए किसानों को जमा होने की अपील की, इकट्ठा होने की अपील की है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि पूरे गाजीपुर बॉर्डर पे हम देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है वो ज़रूर यहाँ पर टेंट बने हुए, लेकिन टेंट में लोग जो हैं वो नदारद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने कुछ पुलिस वाले ज़रूर मौजूद हैं ताकि वो नज़र रख सकें कि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग सुरक्षित रहें। एक बड़ी बात यह है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक किसान नेता या किसान यहाँ पर मौजूद हैं, किसी ने मास्क तक नहीं लगा रखा, यानी कि ये एक खतरे की बात है। लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई स्वच्छता रखें ताकि कोविड-19 से बचा जा सके। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि जहां पर किसान मौजूद है वहां अगर भीड़ लगती है तो कोविड फैलने का खतरा हो सकता है। 2 किसानों की मौत का कोविड से जो है एक दावा किया जा रहा है सिंघू बॉर्डर पे। इसलिए अलग अलग जगहों पर जहां किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से बचा जा सके। कोरोना महामारी के बीच कृषि सुधार कानून को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन ने अब सरकार ही नहीं, खुद किसानों की भी चिंता बढ़ा दी। आंदोलन में शामिल 2 किसानों की कोरोना से मौत हो जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने आंदोलन खत्म करने की अपील कर दी, तो वहीं पंजाब और हरियाणा सरकार की तरफ से आरोप लगे कि आंदोलन से गांव लौटने वाले किसानों की वजह से ही राज्य में कोरोना फैल रहा है। किसान आंदोलन पर महामारी का असर हुआ तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई।
किसान आंदोलन पर कोरोना का कहर। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। आंदोलन से कोरोना फैलने का आरोप। महामारी में आंदोलन पर सियासत। कृषि सुधार कानून के खिलाफ दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 6 महीने से जारी आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा की सरकार समेत किसानों की भी टेंशन अचानक बढ़ा दी, क्योंकि दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हुए 2 किसानों की कोरोना से मौत होने का दावा किया गया और इस बात का दावा खुद भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार गुट की तरफ से किया गया। 2 किसानों की मौत से किसानों के बीच ऐसा खौफ पैदा हुआ कि भारतीय किसान यूनियन के किसान सरकार गुट ने आंदोलन खत्म करने की अपील कर दी। कल भी हमारे 2 किसान सिंधु बॉर्डर में कोरोना से मर गए और इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा। इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। जब किसान बचेगा तभी हम लोग अन्नदाता कहलाएंगे। किसान यूनियन के गुट किसान सरकार की चिंता लाजमी भी है, क्योंकि धरने पर बैठे किसानों के बीच कोरोना से बचाव के नियम कहीं दिखाई नहीं देते। आंदोलनकारी न ही मास्क का ध्यान रख रहे हैं और न ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। देखो, जो ताजी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें मास्क की लोड नहीं है। क्यों? हमारे अंदर किसी चीज का भय नहीं है। बीमारी तो वो खुद दे रहे मास्क के थ्रू। जब अंदर का ऑक्सीजन, अंदर कीटाणु चले जाएंगे तो और ज्यादा हमें वो बनेगा। जब हमारा अंदर की बाहर जाएगी और बाहर की अंदर आएगी तो हमें ताजी ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पे थोपा जा रहा है। जो मास्क का डॉक्टर कहता है कि मास्क की जरूरत उनको पड़ती है जिसको खंघ जुकाम, बाकी लोगों की मास्क पूरी तरह सुरक्षित नहीं कि तुम्हारे को कोरोना ना हो। ठीक है ना, मास्क की कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं। मास्क के अधीन हमारे पर लुट का साधन बनाया कि जे मास्क नहीं डाला उसका चालान काट दे। मान लो जे मेरे मास्क नहीं चालान काट दिया, जे मेरे मास्क का तो चालान नहीं काटे, इसका मतलब है कि सरकार पैसा बनाना चाहती है। ऐसी लापरवाही के बीच पंजाब सरकार और बीजेपी का भी दावा ये है कि दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल होकर पंजाब लौट रहे किसानों की वजह से गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक कारण ये भी हैगा वा ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ टेस्ट का रिजल्ट ही होना था अपने आप को आइसोलेट रखन। बॉर्डरों पे जो भीड़ जमा थी, बड़ी संख्या में एक साथ रह रहे थे, अनेक लोग उसमें बीमार हो गए, अनेक लोगों को कोरोना हो गया और जब वो वापस लौट रहे हैं, अब तक गांव सुरक्षित थे, गांव में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे किसान इस आंदोलन के वापस लौटता गया है और उसके बाद कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारना शुरू किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान प्रतिनिधि वो भी जिम्मेदार हैं। पंजाब सरकार की ऐसी चिंता की सबसे बड़ी वजह राज्य में कोरोना से मचा हाहाकार है। रोजाना यहाँ नए मरीजों की संख्या हजारों में सामने आ रही है। बीते 24 घंटे की ही बात करें तो पंजाब में 5,566 नए मरीज सामने आए तो 193 मरीजों की मौत भी हो गई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा लुधियाना में दिखाई दे रहा है, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 784 नए मरीज सामने आए, जबकि जिले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिसे जिले में अब तक की सबसे ज्यादा मौत बताया गया। दावा किया गया कि राज्य में 67,041 एक्टिव मरीज हैं। बात आंदोलन पर बैठे किसानों की हो तो पंजाब के साथ हरियाणा सरकार का परेशान होना भी गलत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, तो वहीं हरियाणा बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी दावा किया कि उनके राज्य में जिन गाँव के किसानों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्हीं गाँव में कोरोना ज्यादा फैल रहा है। जानकारी सामने आ रही है और कई समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आ रहा है कि जिन किसानों ने धरने में जिन गाँव से ज़्यादा हिस्सा लिया है, उन्हीं गाँव में ये कोरोना ज़्यादा फैला है।
पंजाब से लेकर हरियाणा तक आंदोलनकारियों की वजह से कोरोना के फैलने का दावा किया गया और आंदोलन खत्म करने की अपील भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अंबाला में आंदोलन को जारी रखने के लिए किसान पक्के शेड्स बनवा रहे हैं ताकि आंदोलन में शामिल होने आ रहे लोगों को परेशानी न हो। किसानों पर अपने रुख को साफ करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आंदोलन के जारी रहने का दावा कर दिया। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। ये कोई एक जगह थोड़ा मिलेंगे। भाई कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा। सरकार कहीं काम की है। सरकार को हॉस्पिटल पे काम करना चाहिए। सरकार को स्कूल पे काम करना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ रहा वो दूसरे उस पर काम कर रहा। देश में तो अब काम हॉस्पिटल पर उस पर होना चाहिए। ऐसे पिछले साल जब लॉकडाउन करके ये काले कानून है जो इनका ऑर्डिनेंस जारी किया था, हम समझते हैं कि सरकार अब भी यही कुछ करना चाहती है। हमको डर और भय पैदा करके ये आंदोलन है कुछ दिनों के लिए सख्त कर दो। इतने बड़े आंदोलन ऐसे बातों से सख्त नहीं होते। ये तो हमारी जो मांगे हैं माननी पड़ेगी। किसानों के आंदोलन से पीछे नहीं हटने के फैसले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने किसानों से वैक्सीनेशन और टेस्टिंग करवाने की अपील की। कि कहीं भी सोशल गैदरिंग हो, चाहे पॉलिटिकल गैदरिंग हो, चाहे कोई पर्सनल गैदरिंग हो, चाहे रिलीजियस धार्मिक गैदरिंग हो, वो एक बड़ा कारण है। पहले किसान ही नहीं और भी बहुत बड़े कारण है जिसके साथ ये कोरोना फैल रहा है। और किसानों को भी बेनती है कि आप चेक भी कराओ, वैक्सीन भी लो, क्योंकि इसका फायदा सरकार को तो कोई है नहीं। आपकी फैमिली को जरूर फायदा होगा, आपको खुद को होगा। कृषि सुधार कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 28 नवंबर से आंदोलन पर बैठे किसानों के बीच अब जब कोरोना का कहर टूटा तो यहाँ कभी भी कोरोना बम फूटने की आशंका बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो इससे 4 राज्यों यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर एक साथ असर पड़ सकता है, जबकि दिल्ली पहले ही कोरोना की मार से जूझ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं और ये आंकड़ा 21 बताया जा रहा है। यानी 21 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे हैं और उसकी पुष्टि भी हुई है। गौतम बुद्ध नगर से जो सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, 21 ऐसे मरीज जिनमें ब्लैक फंगस के सिम्टम्स दिखे हैं, उसके बाद डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर ये चिंता बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ऐसे केसेस सामने आने के बाद इनके उपचार के लिए भी तमाम जो जरूरी चीजें हैं उनका प्रबंध राज्य को करना होगा। फिलहाल जो बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है वो ये कि 21 लोग बताए जा रहे हैं जो ब्लैक फंगस की चपेट में आए हैं। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अमित, 21 आंकड़ा ये सामने आया ब्लैक फंगस के मरीजों का, ये निश्चित तौर पर चिंता बढ़ा रही होगी। राज्य सरकार किस तरीके से अलर्ट पर है? देखिए, आपको बता दूं कि अब तक गौतम बुद्ध नगर में पिछले 10 दिन के अंदर जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 21 जो मरीज हैं उनमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। जिले में लगातार ब्लैक फंगस का जो मामले हैं उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 21 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। सरकारी आंकड़े हैं, सीएमओ ने बताया है। और साथ में जो सीएमओ ने 2 डॉक्टरों की टीम नियुक्त की है जिसमें निगरानी करेंगे। जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी निगरानी रहेगी। जब भी जितने भी पेशेंट हैं, 21 पेशेंट है, सबका अलग अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। सीएमओ ने ये भी बताया कि शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ब्लैक फंगस के जो मरीज है उनके लिए दवाई उपलब्ध करा दी गई है। मेरठ में दवाई उपलब्ध करा दी गई है। तीमारदार जो डॉक्टर की सलाह पे और अपना आधार कार्ड दिखा के दवाई ले सकते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर में आंकड़े बढ़े तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी मुसीबत का समय है। बिल्कुल, शुक्रिया अमित। तो यानी ये चिंता का विषय जरूर है क्योंकि 21 मरीज गौतम बुद्ध नगर में ब्लैक फंगस के सामने आए हैं।